प्रोग्राम लीक से हटके चले जाएं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री आर.वी. कुरेली जी से। डॉक्टर आर.वी. कुरेली जी तो वर्तमान में दतिया में सीएमओएच के पद पर पदस्थ है। उन्होंने ऐसे समय में चार्ज लिया जब कोरोना काल फैला हुआ था और हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं आज मैं देखता हूं काफी दुरुस्त है। तो लीक से हटके चले एक ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे साहस और जाबाज अधिकारी जो भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हटकर करते हैं। डॉक्टर साहब कुरेली जी, हाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप यह बताएं अपने चाइल्डहुड में, बचपन में किस प्रकार का नेचर था आपका? मैं तो बहुत ही सीधा रहा हूँ और सीधा साधा इंसान रहा हूँ और मेरी जो है शिक्षा जो है बहुत छोटे गांव में हुई है। मतलब तहसील से भी छोटा विलेज है, आलमपुर डिस्ट्रिक्ट भिंड में मैं पढ़ा हूँ। बेसिक एजुकेशन मेरी सब वहीं की है। उसके बाद मैं जो है ग्वालियर आके मेरी पूरी एजुकेशन। जी नहीं, तो शुरुआत वो तो आप बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी जगह थी। बचपन में किस प्रकार आप बहुत सीधे स्वभाव के थे, तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे आप इतने सीधे स्वभाव के थे? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बिजनेस से है। मेरे मदर फादर सब बिजनेस बैकग्राउंड से है और वो बिजनेस ही करते थे, कपड़े की दुकान थी हमारी। लेकिन यकायक एक बार जब मैं बीमार हुआ और मैं ग्वालियर जाके भर्ती हुआ, बचपन में मुझे याद है, तो तभी से मेरे को एक प्रोत्साहन मिला कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए जी। और मैंने उसी दिन मतलब सोचा कि मैं एक डॉक्टर बन के रहूंगा। तो उसी का नतीजा है कि आज मैं डॉक्टर बना। नहीं, ये अच्छा था। आपने शायद फर्स्ट बार में इंटरव्यू में सुन रहा हूँ कि आपको प्रेरणा उससे मिली जबकि पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है कहीं कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं था इससे। जी नहीं, तो शुरुआत कैसे हुई? आप फिर आप में आप बीमारी हुए, फिर आप फैमिली वालों से डिस्कस क्या कहा फैमिली वालों ने? नहीं, मेरे फादर एक्चुअली ग्वालियर मेरे को ले जाके दिखाया उन्होंने और मेरे को भर्ती किया वहाँ पे कमला राजा हॉस्पिटल में। मैं चाइल्डहुड की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं काफी प्रेरित हुआ इस प्रोफेशन से, डॉक्टरी प्रोफेशन से, और मेरे दिमाग में आया कि मैं एक डॉक्टर बन। जी अच्छा सर, उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी हो गई वही 12-13 साल के रहे होंगे। यानी 12-13 साल की उम्र में आपने इस प्रकार सोच लिया, यानी ब्रिलियंट, इसको ब्रिलियंट माइंड बोलते हैं। इतनी कम एज में आपने इतना कुछ सोच लिया। तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था इस पर? नहीं, ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की थी एक्चुअली। ये मेरे खुद के जहन में थी कि मुझे एक डॉक्टर, सफल डॉक्टर बनना है और उसके लिए मैं अपने निरंतर अपने स्तर से ही प्रयास करता रहा। जब मैं वहाँ से अपने गांव से बाहर निकला, ग्वालियर आया, तो मैंने उसमें और भी गति दी और उसमें आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, वो तो बैठे हैं आप, ग्वालियर आए, तो शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा डिटेल आज की युवा को प्रेरणा मिले, हमारा कहने का मतलब ये प्रोग्राम ही ऐसा है। ओके, तो एक्चुअली ट्रेंड हमारे गांव में ये था कि लोग बाग उस समय 10+2 नहीं था, उस समय 11+ BSc फर्स्ट ईयर करना पड़ता था। उसके इक्विवेलेंट उसके बाद PMT एग्जाम दे पाते थे। जी। तो जब मैं वहाँ पे BSc करने के लिए साइंस कॉलेज में भर्ती हुआ, तो यूजुअल ट्रेंड ये चलता था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे जाते थे, साल 2 साल पढ़ते थे और पढ़ने के बाद तो BSc फर्स्ट ईयर में फेल होके वापस आ जाते थे। और जो भी उनका पैतृक बिजनेस होता था उसमें वो आके लग जाते थे। और कुछ जिन्होंने BSc फर्स्ट ईयर पास कर लिया सिंगल टाइम में, वो आज कुछ ना कुछ बने हुए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था अपना। तो फिर मैंने सबसे पहले यही प्रयास किया कि मैं क्यों ना BSc फर्स्ट ईयर में एक ही बार में पास हो जाऊं। और फिर मैं वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने PMT का एग्जाम के लिए तैयारी की और मैं उसमें सफल हूँ। जी, तो फैमिली वालों ने पूरा सपोर्ट किया? मेरा पूरा मनोबल मेरा उससे बढ़ा। फैमिली वालों ने पूरा सपोर्ट किया सर। हमारे मदर फादर बिल्कुल चाहते थे कि बच्चा कुछ बने, सभी के चाहते हैं। मेरे मदर फादर भी चाहते थे, उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया इसमें। लेकिन सर, भिंड जैसी जगह में तो बंदूक का और गन का शौक ज्यादा है, आपको वो शौक नहीं रहा कभी? क्योंकि उसी क्षेत्र आलमपुर नहीं, आपने अगर आलमपुर के बारे में अगर कुछ पता हो तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया है और मतलब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। और हम तो ये मानते हैं कि वहाँ के कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक टीचर ना हो।
वेरी गुड। इवन वो मतलब इतने बड़े गांव में हर परिवार। जी, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। जी हाँ सर, आवाज, अरे आवाज नहीं, आवाज, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आने लगी, हम बताएं। मैं ये बता रहा था सर कि हमारा गांव काफी पढ़ा लिखा गांव है, और हमारे जो सीनियर जो बच्चे जो निकले हैं हमसे सीनियर पहले, जी उनसे भी मुझे काफी प्रेरणा मिली। जी क्योंकि हमारे यहाँ सर सभी पदों पे आज लोग पदस्थ हैं। इवन मतलब टीचर से लेके आईएएस ऑफिसर तक आलमपुर से हैं सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा जब आपने पीएफडी के लिए जॉब किया, के लिए आए आप, फिर जॉब करके फिर क्या लगा, अनुभव रहा आपका? नहीं, निश्चित रूप से बहुत कठिन सफर था। उस समय जब मैंने एग्जाम दिया, मेरे लिए कोई आसान चुनौती नहीं थी, पर मैंने उसको किया और मैं उसमें फिर आगे बढ़ता चला गया। मैंने कभी इसको कितना अपने टाइम जीवन में कितना पीछे लगा, मुड़ इसको के नहीं देखा। फाइट करने में कितना टाइम लगा? क्या एक ही सेशन में आप निकल गए? मैंने मतलब नहीं, सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में मैं पीएमटी में निकला था सर। जी 2 अटेम्प्ट में मैं निकल आया था। उसके जी बाद मैंने फिर एमबीबीएस ग्वालियर टीआरएमसी मेडिकल कॉलेज से ही किया है, जी और तत्पश्चात फिर मैंने एमएस किया। जी और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं एज ए एमएस भी सक्सेस डॉक्टर हूँ। मैं जब सीएमएचओ तो बाद में बना हूँ। आज जी। मैं जब यहाँ पे मैं जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस भी करता था दतिया जिले में, तो मेरा चारों तरफ काफी नाम है, और मेरी जो सर्जरी का परसेंटेज है वो भी काफी सक्सेस है। नहीं सर, आपका नाम तो पूरे प्रदेश में है। जब मैंने सुना है, जब भी टीम जाती है कहती है ये सिविल सर्जन भी सर्जन है, वो लगा धड़ाधड़ अभी भी सर्जरी कर रहे हैं आंखों की। और आप भी सर्जन हैं, तो आप भी अधिकारी होने बाद भी सर्जरी बराबर करते हैं, और आपका तो बहुत अच्छा बन रहा है। प्रदेश में चर्चा है आपकी, तो जब भी कोई नहीं अधिकारी की बात होती है नहीं, इस प्रकार का डिस्कशन होता है। निश्चित निश्चित रूप से ये तो माई पीताम्बरा माई का आशीर्वाद है कि मुझे इतनी शक्ति मान दी है कि मैं मतलब दोनों काम को कर पा रहा हूँ। जी ठीक पूछिए तो, क्योंकि सीएमएचओ का पद भी इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि उसमें दूसरे काम को कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन जी माई के आशीर्वाद से मैंने वो दोनों कामों को बहुत अच्छी तरह से किया, और मैं आपको बताने में मुझे बड़ा खुशी महसूस होगी कि मैंने इस वर्ष भी मतलब जो हमारे यहाँ महिला और पुरुष नसबंदी होते हैं, जी। उसमें मैंने 4000 ऑपरेशन किए हैं सर जिले में, वेरी गुड सर, आप तो। इंडिपेंडेंटली। जी जी जी। सर जो चूंकि ये तो अभी वर्तमान में कोरोना काल है, चौथी वेव की भी संभावना है, लेकिन दतिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि दतिया मेडिकल कॉलेज बनने के बाद आपके सहयोग से आगरा, ग्वालियर, झांसी, टीकम आसपास के लोग आ रहे थे कोरोना काल में। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? निश्चित रूप से जब 31 मार्च को मैंने चार्ज लिया था, तो तीसरी वेव लहर दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी थी। जी और वो बहुत कठिन समय था। हर चारों तरफ मतलब सभी जगह ये कहीं बिस्तर नहीं मिल रहा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इससे सभी प्रदेश और पूरा देश जूझ रहा था। जी और मैं ऐसे कठिन समय में मैंने कमान संभाली, जी और ये एक माई का आशीर्वाद रहा, और मंत्री जी का सहयोग पूरा पूरा रहा, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी का, जो उन्होंने कभी भी किसी भी चीज की कमी रतिया वासियों को नहीं होने दी। जब जब मैंने उनको कोई चीज के लिए बोला कि जैसे ऑक्सीजन की कभी एक समय ऐसा था कि यहाँ पे हमारे को दिक्कत आई, लेकिन जी। किसी पब्लिक के आदमी को कभी महसूस नहीं हो पाई। हमने मंत्री जी को फोन किया, उन्होंने उसी समय तत्काल मतलब ऑक्सीजन की इतनी व्यवस्था कर दी कि हमें उसके बाद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी गुड। अच्छा अभी आपको एक कोप तो नहीं हुआ, आपको लगा नहीं ऐसी महामारी के बीच आपको चार्ज दे दिया गया? नहीं नहीं, मुझे जो है चैलेंजेस पसंद है अपनी लाइफ में, और मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे सामने चैलेंज आए और उसको मैं उससे, फाइट करें आप। इससे क्या है कि आगे आगे उसमें शक्ति मिलती है मुझे को अपने अपने आप में। जी जी। अच्छा सर, लाइफ का कोई तो ऐसा क्षण चैलेंजेस से बताएं। मैं कभी डरता नहीं हूँ। जी जी। अच्छा तो लाइफ का कोई ऐसा क्षण बताएं, कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्षण आया आपको लग रहा है चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया हो, उस समय आपने कैसे उस परेशानी को फेस किया? क्योंकि आज का युवा जरा सी भी चुनौती सामने देख डर जाता है, कभी कभी लगता है यहाँ तो सोसाइटी जैसा कदम भी उठाने की सोचने लगता है। हाँ निश्चित रूप से मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं जी 14 साल पहले। जी और मैं मंदसौर में पोस्टेड था। जी मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, जी काफी परेशान थे, यहाँ पे ग्वालियर में रहते थे वो। जी तो उस समय मैं बहुत परेशान था।
जी लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर कि उस समय फिर कुछ संयोग ऐसा बना कि मेरी ग्वालियर पोस्टिंग हो गई, मैं उनकी सेवा कर सका सर। जी वो मेरे लिए कठिन समय था, तो मैंने उसमें प्रयास किया कि मैं उनके किसी काम में आ सकूं सर। जी और ईश्वर ने मेरा उसमें पूरा साथ दिया। मैं मतलब अंतिम समय में उनकी पूरी तरह से सेवा कर सका। मैं जी। उस समय जीएच में ही कार्यरत था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने उनको दिया और इस बात से मुझे संतुष्टि मिली। नहीं तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे जो जरा सी प्रॉब्लम आने पर होपलेस हो जाते हैं, यानी अपनी लाइफ में शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं आज के समय में बिना किसी हार्ड वर्क मैं के? तो यही कहना चाहता हूँ सर कि जो भी अगर कोई कठिनाई वाला कार्य आता है तो उसको चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और उसको जितनी ईमानदारी से और धैर्य से उससे फाइट करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता ईश्वर आपको देगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो जीवन। अच्छा सर, जहां उसको तक चाहने की जो चाहत है वो सच्चे दिल से होना चाहिए। जी जी जी, जहां तक सर मेरा मेरा सोचना है कि कभी भी डॉक्टर या प्राइवेट देखे या हॉस्पिटल कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, जबकि तमाम प्रकार के झूठे ब्लेम लगाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता हमारा जो पेशेंट है वो उसको स्वास्थ्य जी, लाभ ना मिले। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ अब सामाजिक परिस्थितियां कह लीजिए या जो भी है, लोग जी बाग तुरंत रूप से एग्रेसिव हो जाते हैं। जिनके परिजन जाते हैं या जिनका लॉस होता है, निश्चित रूप से उनके अंदर एक आवेश पैदा होता है नहीं और कभी उस कभी आवेश में कुछ लोग गलत काम भी कर जाते हैं, गलत ब्लेम भी लगा देते हैं डॉक्टर के ऊपर। जी लेकिन ये बात सही है, कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का बुरा नहीं चाहता, जी चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो अपने पेशेंट का तो कभी नहीं चाहता। वो पेशेंट उसके लिए भगवान है, भगवान पेशेंट का कौन बुरा चाहेगा सर। सर, अरे सर, पेशेंट भगवान है, मैंने तो ये अनुभव किया है कि डॉक्टर साक्षात भगवान है। मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है 24-24 घंटे लगे रहना कोरोना काल में, और तमाम ब्लेम होने के बाद भी साइलेंट रहा। अभी की भीड़ आ जाती है डॉक्टर पर, जबकि डॉक्टर कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, यानी साक्षात भगवान होने के बाद भी इस प्रकार के ब्लेम। क्या लगता है आपको, ऐसे में क्या स्थिति बनती है, क्या सोचते हैं? अब जब पेशेंट के परिजन इस तरह से आक्रोशित होते हैं तो दूसरे जो लोग आसपास होते हैं हमारे समाज के, उन लोगों को चाहिए कि वो उनको समझाएं और वो गलत कार्य करने से उनको रोकें। निश्चित रूप से वो तो पेशेंट के परिजन उससे आवेश में होते हैं और उनकी कई बार गलती होती हुई जो जानबूझ के गलती नहीं करते, हो जाती है उन लोगों से भी गलती। लेकिन जी अगर हमारे समाज के लोग जो हमारे उनके आसपास रहते हैं, अगर उनको उस गलत काम के लिए प्रेरणा ना दें तो जी, निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। क्योंकि सर दतिया जो हॉस्पिटल में कई घटनाएं ऐसी, कई हाई न्यूज पे न्यूज चलाई है, डॉक्टर आर्या साहब के साथ भी घटी थी, और हाँ, तमाम प्रकार ये मतलब लास्ट मूवमेंट में इस प्रकार के ब्लेम लगा लेते थे कि डॉक्टर पैसे हुए ले गए ऑफिस कमरे पे, पैसे मांग रहे हैं, नहीं तो हम्म। ऑपरेशन नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, अधिकांश केसेस में तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब मैं इस बारे में तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखो सब समाज में सब तरह के लोग उपलब्ध हैं और ये बात आप जो कह रहे वो हो भी सकती है जी, ना। लेकिन जो बात आपने कही कि ये डॉक्टर के पेशेंट का कभी कोई बुरा नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल सत्य मैं तो ये है। ऐसे समझता वाली हूँ बात तो सर, अरे अब मैं तो, मेरा तो हाँ, ये सोचना है, जहां तक आपने एक पेशेंट को ठीक कर दिया तो आपको किसी हवन यज्ञ या पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान आप हाँ। बैठे हैं इस धरती पर। जान बचाने वाला ही भगवान होता है, जबकि ठीक विपरीत डॉक्टर तो अपने पेशेंट में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, उसे भगवान का दर्जा देते हैं जैसे आप दे रहे हैं। नहीं नहीं, समाज में सर हर आदमी को जिम्मेदारी दी गई है और अपन उस समाज की एक व्यवस्था है और हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, अच्छी बात है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें एक पेशेंट की सेवा करने का मौका मिलता है। वह अच्छा हमारे लिए मतलब जो जैसे पुण्य कमाने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने या किसी का दान करते हैं, वो सबसे बढ़ के तो हमारे पास खुद ही ईश्वर ने हमें ऐसी पोस्ट पे बिठाला है, ऐसी जगह पे बिठाला है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सेवा हो रही लोगों की। वही तो कह रहा हूँ सर। अगर हम लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो बहुत अच्छे से हो सकता है। नहीं तो सर, आपने ईमानदारी की बात कही, तो क्या आज के समय में क्या बिना किसी की दबाव की ईमानदारी से काम किया जा सकता है? क्योंकि देखिए तमाम प्रकार के समाज पॉलिटिकल में दबाव होते हैं।
समाज में अच्छाई बुराई सभी जगह चलती है सर, और उनको बैलेंस करके चलना चाहिए। पॉलिटिकल कोई दबाव ऐसा नहीं होता जो आपको गलत करने के लिए प्रेरित कर सके। जी अगर आपके स्वयं के अंदर अच्छा आप सोचते हैं, तो कोई जी आपको ऐसे गलत काम के लिए प्रेरित नहीं करेगा कि आप कोई इस तरह का कार्य करें जिससे कि किसी का जान को किसी को नुकसान हो। एटलीस्ट मतलब मरीज के प्रति तो कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कोई सा भी दबाव। जी जी। अच्छा सर, किस्मत और कर्म में से किस पे ज्यादा विश्वास करेंगे आप? कहीं ना कहीं दोनों पे है, या कर्म को ज्यादा महान मानते हैं? मैं तो सर कर्म को ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने कर्म से ही सब कुछ पाया है जीवन में। निश्चित रूप से मतलब बाकी चीजें भी फेवरेबल होना चाहिए, ये जी बात सही है। लेकिन कर्म कर्म तो प्रधान है। कर्म जी, के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपने सोचा है, बिना कर्म किए तो उसको पा नहीं सकते आप। बिल्कुल राइट, बहुत। अच्छा सर, दतिया के लिए क्या कुछ नया करने की सोच रखा है आपने? हॉस्पिटल व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त हुई हैं और कंबाइंड रूप से चल रहा है मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसके लिए क्या व्यवस्था है? खास करके सबसे इमरजेंसी में डॉक्टर को मैंने वहाँ अनुभव किया है जब दतिया आया, कि एक ही डॉक्टर रहता है जी इमरजेंसी ड्यूटी में। उसको क्योंकि अब एक एरिया काफी बड़ा हो चुका है, तो काफी प्रॉब्लम जी जी। होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इमरजेंसी में डॉक्टर एक रहता है, जो कि खाली जो ग्रीवियस एमएलसी है, पीएम या इस तरह की जो एक्चुअल इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, उनके लिए अलग से रहता है। और गायनेक में, जैसे हमारे गायनेक में भी इमरजेंसी आती है, उसके लिए डॉक्टर अलग से पोस्टेड रहते हैं। जी और जो अदर डिपार्टमेंट की इमरजेंसी होती है, जैसे पेट में दर्द वगैरह है, या और कोई प्रॉब्लम है, कान कान में कोई फॉरेन बॉडी चली गई, उनके लिए डॉक्टर्स नेचर हमेशा जो है ऑन कॉल उपलब्ध रहते हैं। अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है, तो वो लोग डॉक्टर आके उसको डील करते हैं। गायनेक में 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं अलग से, पूरा अच्छा स्टाफ अलग रहता जी। अच्छा सर, दूसरा ये व्यवस्थाएं काफी सुदृढ़ हुई हैं दतिया हॉस्पिटल में, आपके है। नेतृत्व जी में जी। और राठौर साहब के नेतृत्व में, सिविल सर्जन जी जो है। तो आगे आप और क्या कुछ करना चाहेंगे नया दतिया जिले के लिए? क्योंकि सिमड़ा और इंदरगढ़ दुई जगह में, अभी इंदरगढ़ में कोई महिला डॉक्टर नहीं है, काफी हाँ न्यूज़ें आती हैं ऐसी। हाँ, डेफिनेटली आपने जो कहा, मुझे काफी फक्र है कि मैं आपको बताऊं कि दतिया जिले में अभी तक हम लोग कायाकल्प में जी इस हमारे कायाकल्प में एक ही हॉस्पिटल जो है आ पाया कंपटीशन में, सीएससी बसई। उसको 1 लाख की राशि शासन के द्वारा दी गई है जी इनाम की। लेकिन मैं अब इस साल 2022 में मेरा ये प्रयास है कि एक नहीं, हमारे 10 हॉस्पिटल कम से कम इस कायाकल्प के प्रोग्राम में आए और जी सक्सेस हो। जी तो इसका जो है मार्किंग होती है, उसका एक प्रोफार्मा रहता है। 70% से ऊपर जो मार्क्स आते हैं किसी हॉस्पिटल के, तो स्टेट लेवल से और नेशनल लेवल से टीम आके उसका सर्वे करती है। उसके बाद उनको उस कायाकल्प प्रोग्राम में चुना जाता अच्छा क्या, अच्छा सर, ये एक डॉक्टरी पेशे को लेके हमेशा आप कभी ना कभी ड्यूटी पे, चाहे जब रात्रि में आपको बुला लिया जाता, तो फैमिली में कोई ऐसा विरोधाभास पैदा नहीं होता कि आप ऐसे पेशे में हो, चाहे जब छोड़कर चले जाते है। हो? मेरी तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है ना, अच्छा क्योंकि उनको भी सेम प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए तो हम लोगों में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। अच्छा, तो हो आप तो सकता है आप जो तो नॉन मेडिको। ये अलग हटके प्रश्न है कि आपको तो आपका कैसे हुआ, क्या है? लव मैरिज हुई या इंटरकास्ट मैरिज हुई, या आपका नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है सर। में किस प्रकार है अरेंज देखिए? मैरिज जी। अच्छा, किस कौन से उसके जैसे सामान्य तौर पे होती है, मतलब प्रपोजल आते हैं घर में और उन्हीं में से सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह से सामान्य मैरिज है, नहीं तो वो कोई लव मैरिज नहीं है। किस कौन कौन से इसमें स्पेशलिस्ट है डॉक्टर? और वो गायनिक से है, मेरी वाइफ जो है। और वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी, पर उन्होंने 10 साल पहले रिजाइन कर दिया है। अच्छा, रिजाइन कर अब दिया है। अब वो प्राइवेट, हाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो अब क्या मैसेज देंगे आज की युवाओं के लिए? उनको अपना लक्ष्य जो भी बनना है जीवन में, उसको लक्ष्य को बना के उसी के ऊपर उनको मेहनत करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको वो लक्ष्य हासिल होगा। ऐसा कोई चीज असंभव नहीं है जो कि उनको नहीं मिल सके। किसी को अपने आप में छोटा नहीं मानना चाहिए कि मैं यार इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं इसको कैसे हासिल करूंगा। इस तरह की नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं आना चाहिए। अच्छा जो दूसरा वो बनना सर, चाहता है उसके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा सर, दूसरा दतिया में हाँ प्रदेश पे नाम चल रहा है सुपर क्लीन संडे को लेकर।
तो ये स्वच्छता के लिए जैसे देश के प्रधानमंत्री का भी सीधा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ भी रहना है, इसके लिए कुछ अभियान चला रहे हैं हॉस्पिटल में? बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। संडे को तो स्पेशली चलता है। इसमें पूरा हमारा स्टाफ, सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सभी साथ देते हैं हमारा उस कार्य में, और हम लोग इस चीज को निरंतर भी हम लोग करते रहते हैं उसको। जी। जैसे कि मतलब हम जैसे कहीं से निकलते हैं, कहीं दुकानदार के सामने अगर गंदगी है तो उसको हम समझाते हैं कि भाई तो आप डस्टबिन रखो, ग्राहक को आप प्रेरित करिए कि डस्टबिन में कचरा डाले। इस तरह के हम लोग तो हम, क्योंकि हॉस्पिटल तो वैसे भी सर ऐसा स्वच्छता होना चाहिए हॉस्पिटल में, मेरा ऐसा मानना है। उसी में ही मैंने जैसा कि आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कायाकल्प प्रोग्राम में मैं अपने एक नहीं 10 हॉस्पिटल को लाना चाहता हूँ। उसमें स्वच्छता का विशेष इम्पोर्टेंस है जी। उसमें स्वच्छता को ही सबसे ज्यादा नंबर दिए गए हैं। उसमें स्वच्छता के ऊपर काफी कुछ है, और निश्चित रूप से आपको 2022 में मैं 10 हॉस्पिटल को ला के दिखाऊंगा। अच्छा सर, कुछ ऐसा ही प्रावधान रखा है कि योग को ही बढ़ावा दिया जाए एक स्वस्थ रहने के लिए? जी सर, योग को ही बढ़ावा दिया जाए, हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनको योग के बारे में भी कुछ सजेशन दिया किया जाए। योग क्लासेस, हाँ, योग की एक्सरसाइज जो है ना, हमारे यहाँ नियमित रूप से सर सभी पीएससी पे योगा टीचर्स लगे हुए हैं शासन के द्वारा, जो जगह जगह जाके ट्रेनिंग देते हैं सर रेगुलर। और हम लोग उसका एडवांस में टूर प्रोग्राम रहता है उनका, उसके हिसाब से वो लोग जाते हैं सब जगह कराते हैं। जितने हमारे HWC सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उन पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे योगा की ट्रेनिंग देते हैं गाँव वालों को। सर इस तरह से चलता है प्रोग्राम। अच्छा सर, आने वाले समय में दतिया को कौन से नंबर पर लाएंगे आप प्रदेश में और देश में चिकित्सीय मामले में? आप और क्या तैयारी है चौथी वेव को लेकर, क्योंकि ऐसी अफवाहें आ रही है, ऐसी न्यूज आ रही हैं कि चौथी वेव आने वाली है? अब सर चौथी आए या पांचवी वेव आए, दतिया हमारा पूरी तरह से तैयार है, और माननीय मंत्री जी की कृपा से हमारे पास इतने बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि हम लोग मतलब 1000 मरीज भी आ जाते हैं तो उसको आराम से हम लोग इलाज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, ना ऑक्सीजन की ना दवाओं। नहीं, प्रदेश में किस 1000 पेशेंट हम लोग, मैं तो सर नंबर 1 लाना चाहता हूँ। वेरी गुड। नंबर 2 का काम ही नहीं है। और इसके लिए नंबर 1 ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो नंबर 1 ही चाहता हूँ सर, नंबर 1 की पोजीशन पे ही देखना चाहता हूँ। देखा है कि दतिया कलेक्टर संजय कुमार और मंत्री जी काफी दतिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, यानी दतिया को पूरे प्रदेश में क्या देश में नंबर 1 लाना चाहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आप भी बिल्कुल आहुति डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। सभी के सहयोग से ही सारी चीजें हो पाती हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो है कैप्टन संजय कुमार जी बहुत मेहनत करते हैं, और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए सर। और बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी, और मैं अभी भी सीखता रहता हूँ उनसे, और उससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है, और मैं बहुत सारे काम उनकी वजह से मैं सीख गया हूँ, आगे बढ़ गया हूँ। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। हमारा युवा जरूर आपसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेगा। लास्ट में आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, युवा हमारे जो व्यसन नशे के प्रति आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार इस व्यसन को छोड़े? उसको अपना लक्ष्य सर निर्धारित करना पड़ेगा, और अब तुरंत रूप से जो है वो नहीं, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसको पाने के लिए उसको मेहनत करनी। ठीक है कुलेश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज के हाई न्यूज के लिए टाइम है। जल्द ही आपके कुछ उच्च कामों के लिए आपको भोपाल में हाई न्यूज एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा बहुत जल्दी, तो संभव है लास्ट अप्रैल के लास्ट में। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।